तो आज हम पढ़ेंगे आसियान। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें एक क्षेत्रीय संगठन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। क्षेत्रीय संगठन का मतलब है किसी एक क्षेत्र विशेष का संगठन जो किसी एक क्षेत्र विशेष में होता है। विदेशी संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में संबंध तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं: द्विपक्षीय रूप में, क्षेत्रीय रूप में और वैश्विक रूप में। द्विपक्षीय रूप में जब दो देशों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है तो उसे द्विपक्षीय कहते हैं। और जब एक क्षेत्र विशेष के एक समुदाय के, जैसे दक्षिण एरिया के जो देश होंगे उनका एक संगठन होगा तो उसे दक्षिण एशियाई संगठन कहेंगे। उत्तर एशिया का होगा तो उसे उत्तर एशियाई संगठन कहेंगे। और पश्चिम एशिया का होगा तो उसे पश्चिम एशियाई संगठन कहेंगे। अमेरिका का होगा तो अमेरिकी संगठन कहेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पे आता है हमारा वैश्विक संगठन। वैश्विक संगठन का मतलब होता है जो पूरे विश्व के लिए एक नियमावली स्थापित करता है, पूरे विश्व की सभी चीज़ों पर निगरानी करता है, जो मानव विकास, मानवीय मूल्य और आतंकवाद, पर्यावरण, इन जैसे मुद्दों के ऊपर वो इन सभी चीज़ों पर नज़र रखता है। किस देश की क्या स्थिति बन रही है, कहाँ कैसी गरीबी हो रही है, किस प्रकार से उसे आर्थिक मदद दी जा सकती है। तो ये होते हैं। जैसे कि हमारा वैश्विक समूह में हम देखें तो UN, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, WB ऐसे संगठन हैं जो विश्व के संगठन हैं। और हमारे द्विपक्षीय में जब दो देशों की मित्रताएं होती हैं, जैसे कि भारत और नेपाल के संबंध, भारत और चीन के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध, तो ये किस में आएंगे? द्विपक्षीय में। और क्षेत्रीय में क्या कहलाएंगे? ये आसियान, जिनमें एक या दो देशों से अधिक देश होते हैं और एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय संगठन। तो आसियान क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन होने के बाद इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। शुरुआत में इसमें देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज शुरुआती दौर में जब स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 में, तो भारत का यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। केवल ये 5 कंट्रीज थी: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। ये 5 कंट्रीज थी जो इसमें थी। इसके बाद जनवरी 1984 को ब्रूनेई इस संगठन में जुड़ता है। 1995 में वियतनाम, ऐसे करके देश जुड़ते चले जाते हैं और संख्या बढ़ती चली जाती है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसमें अपना जुड़ाव 4 तरीके से देख सकते हैं, 4 चरणों के रूप में देख सकते हैं। पहले प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। पहला चरण है जो 1967 से शुरू होता है और 1993 तक चलता है। प्रथम चरण में आसियान में भारत की क्या भूमिका थी? इसके बाद 1994 से 2009 तक
दूसरा चरण चलता है। 2009 या 10 से 17 तक तीसरा चरण चलता है, और 2017-18 से अब तक चतुर्थ चरण चलता है। ये 4 चरणों के रूप में हम देख सकते हैं कि हमारे आसियान के साथ कैसे संबंध रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब हम 1967 से 1993 तक आसियान के साथ जुड़े, तब हमारी शुरुआत थी, हमारा केवल संबंध संदेह के रूप में था। केवल संदेह के रूप में हम केवल इसके देखते थे, मतलब कि हमारा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं था कि हमें इसमें जुड़ना चाहिए। ठीक है, समय आता है 1994 और 2009 के बीच। संबंधों की क्या होती है, यहाँ पे दृढ़ता है, यहाँ पे संदेह चलता है, यहाँ पे क्या होती है, दृढ़ता। यहाँ पे हमारे संबंध आसियान से क्या होते हैं, दृढ़ता में आते हैं, हमारा विश्वास उनके ऊपर अधिक होता है, हम जुड़ने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं, उनकी बातों को ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा चरण आता है हमारी संबंधों की सुदृढ़ता के साथ निरंतरता। सुदृढ़ता के साथ निरंतरता, मतलब हम साथ में जुड़ते तो हैं ही और साथ में निरंतरता भी बनाए रखते हैं। जैसे मतलब हम दूसरे चरण में केवल दृढ़ता के साथ थे, लेकिन निरंतरता से नहीं थे कि कंटिन्यूसली उसमें अपनी हर चीज को प्रस्तावित कर रहे हो, हर चीज को बता रहे हो। तो तीसरा चरण आता है कि 2010 से 2017 के बीच में रहा, इस चरण में हम सुदृढ़ता के साथ निरंतरता के साथ उसमें रहते हैं। इसके बाद आता है चौथा चरण, जिसमें हम निरंतरता और सुदृढ़ता के बावजूद इसके अलावा हम इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन मतलब कि नवीनता, मतलब हम इसमें पूर्ण रूप से प्रभावकारी भूमिका में इसमें हो चुके हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम जुड़े और जुड़ते गए और धीरे धीरे हमारे संबंध आसियान से कनेक्टेड होते गए। यदि हम देखें कि किस प्रकार से हम इसमें जुड़े, हम जब 1967 में आसियान का निर्माण हुआ, तब हमारा आसियान से कोई संबंध नहीं था, ना ही हम उसमें जुड़ना चाहते थे, ना अपना संबंध रखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा जुड़ाव आसियान की तरफ होने लगा। जब सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ, तब हमारे पास कोई ऐसा विशेष संगठन नहीं था जिसके साथ हम रहकर अपनी स्थिति को मजबूत रख सकते थे। उस स्थिति में हमारा जुड़ने का और अधिक व्यवस्था हो गई कि हम किसी न किसी बड़े संगठन को देखें, उसमें जाएं। तो 1967 में संगठन के अस्तित्व को आने पर भारत की विदेश नीति में आसियान को कोई महत्व नहीं दिया गया। 1967 में भारत की नीति में उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। इसी तरह से उसने दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूर्व एशिया के देशों की भी पूरी उपेक्षा की। ठीक है, लेकिन सन 1951 से भारत ने 1951 में भारत में क्या लाए, पूर्व की ओर देखो। इस नीति को आप अच्छे से याद रखेंगे, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब हमने पूरे विश्व को देखा, विश्व का नक्शा कुछ इस तरीका से है। यहाँ रहा हमारा इंडिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी नीति थी भारत की, वो थी पूर्व की ओर। तो पूर्व कहाँ होगा, इस तरफ। यहाँ पे हमारा अमेरिका है, यहाँ पे हमारा अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो हमारी जो नीति थी, भारत की जो नीति थी, वो पूर्व की ओर देखी। तो हमने पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाएंगे तो पूर्व कहाँ होगा, इस साइड क्या होगा, पूर्व।
तो ये जो संगठन है, जो आसियान हमारा संगठन है, वो पूर्व की ओर का संगठन है। इसमें जितने भी देश है, जैसे कि हमारे देश हो गए इंडोनेशिया, तो वो भी इसी साइड आते हैं। हमारे देश हो गए मलेशिया, वो भी यहाँ आते हैं। फिलीपींस भी यहाँ आता है, सिंगापुर भी यहाँ आता है, थाईलैंड भी यहाँ आता है। ब्रूनेई, जितने भी देश हैं वो इस क्षेत्र विशेष के संगठन है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, क्षेत्रीय संगठन। यदि ये पूरे विश्व का निर्धारण करता है यहाँ का, तो क्या कहलाता, वैश्विक संगठन। लेकिन यदि ये इतने क्षेत्र का कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय संगठन। और इतने क्षेत्र का है तो इस क्षेत्र को अपन क्षेत्रीय संगठन बोलेंगे। लेकिन हमने क्या अपनाया 1991 में, जब सोवियत संघ का 1990 में विघटन हो गया, सोवियत संघ का, यूएसएसआर का, तब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया तो हमारा नारा होगा पूर्व की ओर देखो। मतलब जो पूर्व के देश हैं, जो पूर्व, जैसे ये भारत इस साइड पूर्व है, तो यहाँ पूर्व के देश हैं, इनके तरफ हम अपना क्या करेंगे, ध्यान मोड़ेंगे। और जो ये देश हैं, इनके साथ हम अपनी मित्रता को क्या करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। तो ये जो यहाँ के जो देश थे, इन सबका मिलकर एक संगठन था, क्या था, आसियान संगठन, जो एक क्षेत्रीय संगठन था, जो प्रारंभिक रूप से बना था, एक किस रूप में बना था, आर्थिक संगठन के रूप में, कि देश में जो विश्व के जो इस रीजन के जो आर्थिक कारक हैं, सभी आर्थिक कारकों के रूप में करना। आर्थिक कारक आप जानते ही होंगे, तो आर्थिक कारकों के लिए ये बना था, लेकिन धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में फिर प्रवेश करेगा। तो पूर्व की ओर देखो नीति हम 1991 में जब लेते हैं, तभी से हमारा प्रवेश आसियान में हो जाता है, निरपेक्ष रूप से हो जाता है। एशिया में जहां जापान, दक्षिण कोरिया, चीन जैसे देशों से व्यापार बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई, जब हम आसियान में जुड़े तो हमें क्या क्या सफलता हुई, हमारा जापान, दक्षिण कोरिया प्लस चीन, इन देशों के साथ क्या हुआ, हमारा व्यापार बढ़ा। ठीक है, इनके साथ हमने क्या हुई कि हमें क्या प्राप्त हुआ कि हमारे इनसे संबंध अच्छे हुए, संबंध हुए तो व्यापार बढ़ा। और सबसे अहम बात ये थी, उसने आसियान के दो सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। जो हमारे क्या थे, थाईलैंड और सिंगापुर, तो इन दोनों देशों के साथ हमने क्या किया, एफटीए किया। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि मुक्त व्यापार समझौता। मतलब जो ये देश होंगे, सिंगापुर प्लस थाईलैंड, इन देशों के साथ हमारा क्या होगा, मुक्त व्यापार होगा, एफटीए होगा। मतलब यदि हम इन देशों को अपनी कोई चीज पहुंचाते हैं तो इस देश में कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यदि हम लेते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ना आयात पर टैक्स होगा ना निर्यात पर टैक्स होगा। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ हमारा एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, मतलब कि मुक्त व्यापार समझौता। संधि करने का प्रयास करना है वह अब आसियान की बैठक में भी विशेष आमंत्रण के आधार पर सहभागी सदस्य के रूप में भाग लेता है। जो आज का समय है, जो 2018 से अब तक का समय है, अब एक ऐसा समय आ गया है कि अब भारत की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है। पहले जो हमारा यहाँ के फेस थे तो हम थोड़ी कम भूमिका में थे। अब हमें ये देश समझने लगे कि भारत भी बड़ा देश है, इसलिए भारत को भी इनवाइट किया जाता है। जितनी बैठकें होती हैं उन सब में इनवाइट किया जाता है। ठीक है, और हम जाते भी हैं और अपनी पक्षों को रखते हैं। अब हम देखेंगे आसियान की विशेषताएं। तो हमें सबसे पहले एक चीज तो पता है कि आसियान क्या है। हमें ये चीज पता है कि आसियान एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। हमने आपको पहले ही बताया है कि इसका मेन पर्पज, इस संगठन के बनने का मेन पर्पज था आर्थिक, कि आर्थिक किस प्रकार से सभी देशों को आर्थिक रूप से जो इस साइड के देश हैं उनको कैसे लाभ पहुंचे। यदि जैसे दो देशों के बीच में एफटीए होगा तो ना यहाँ टैक्स लगेगा ना यहाँ टैक्स लगेगा, तो क्या होगा, इनका दोनों को फायदा होगा। जैसे जो भारत चीज देगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा तो हमें फायदा, और यदि वो देंगे तो हमें उनको फायदा, तो दोनों को फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, एक फायदा होगा और सभी के ऊपर एक निगरानी, एक नियंत्रक की भूमिका में आसियान बना रहेगा। ठीक है, तो आसियान की हमें विशेषताएं समझना है। तो आसियान की सबसे पहली विशेषता है
कि अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने की बजाय अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक, मतलब ये जो संगठन है वो टकराव रहित, मतलब बिना टकराव के, ना कोई देश जो ऐसे मतलब कोई भी दो देश है वो तो टकराव नहीं होगा उनके बीच में। वे कैसे देश होंगे? सहयोगात्मक रूप से। जैसे जो भी इसमें देश होंगे, जितने भी देश होंगे, उनका आपस में क्या होगा? सहयोग। ठीक है, वे एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। इस सभी बातों पे एक समझौता होता है कि हमें अपने इस रीजन को अच्छा बनाना है। ठीक है, जैसे कि जो ये रीजन है, इस रीजन के विकास के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयासरत होना है। ठीक है, तो मूल रूप में आसियान एक आर्थिक संगठन है, जो हमने आपको बता भी दिया है कि मूल रूप से आसियान क्या है? एक आर्थिक संगठन है। आसियान क्षेत्र अमेरिका चीन व्यापार की तुलना में बहुत कम है। आसियान क्षेत्र अमेरिका चीन जापान की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था की विकास की गति इनके मुकाबले तेज है, जिससे इसके प्रभाव में वृद्धि हो रही है, जो का एक आर्थिक संगठन है। लेकिन इसकी अगर अमेरिका के साथ तुलना करी जाए तो कम है आर्थिक व्यापार, लेकिन जितनी तीव्र गति से आसियान में व्यापार बढ़ने की संभावना हो रही उतनी नहीं है। ठीक है, तो तीव्र गति से हो एक आर्थिक संगठन। तीसरा है आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। सबसे प्रमुख आसियान का सबसे मेन पर्पज ये रहा है कि हम सभी देशों के बीच में, लगभग जितने देश हो सके उनके बीच में हम FTA करा सकें, मुक्त व्यापार समझौता। जितने भी ये देश हैं, इन सभी देशों के बीच में हम क्या करा सकें? FTA। जैसे मतलब कि भारत और थाईलैंड था, तो उनके बीच में क्या आ गया? FTA। तो इन दोनों देशों का टैक्स बचा, तो दोनों देश क्या होंगे? सुदृढ़ होंगे। तो आसियान का सबसे मेन पर्पज था FTA, मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, जिसमें वो कामयाब रहा और लगभग भारत के कई देशों के साथ FTA हो भी है। आसियान में सिंगापुर, थाईलैंड, कई देशों के साथ हो गए, जिससे कि तो ये था हमारा आसियान, जिसको शायद आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक। यहाँ पे हम चीनी अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि उसका उत्थान कैसे हुआ, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।